स्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ है कि इससे आगे ना डायरेक्टर है और ना ही कोई एक्टर है और ना ही कोई प्रोड्यूसर है। मैं नोटिस कर रही हूँ 2 वॉचेस आपने पहनी हुई। जो भी वक्त आता है फिर मैं देख के कहता हूँ कि अगर बुरा नहीं रहा तो अच्छा भी आएगा इंशाल्लाह। आपका जो मोस्ट फेवरेट किरदार है वो कौन सा था? मौला जट जो है ना वही मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट किरदार है। जंज बड़ी ठीक ठाक कहानी नत्ता रोटी कटनी नहीं चाहिए। अच्छा। ते कहंदा फिक्र ही न कर सोने मैं उसने रोटी खाने वाले बंदे लभने ने पर मैंने बंदा कोई नहीं लभना। उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी उसमें चकोरी ने मौला जट में कि उसके बाद फिर उससे आगे कोई राइटर उसके लिए इवन मैं भी नहीं लिख सका। ये कंफर्म बात है कि प्रोड्यूसर को चूड़ियां डेड फ्लॉप नजर आई। फिल्म सुपर हिट हुई। एक फिल्म बन रही है मौला, सिर्फ मौला के नाम से। तो इसके बारे में अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपके लिए सरप्राइज होगा। कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा ये कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। नई लड़कियों में से किसको लेना चाहेंगे? बस ये मायरा खान और मैं शादी तो करोड़ों में मांगती हैं। फिल्म इंडस्ट्री का सवाल, क्या वजह है? उनमें टैलेंट कुछ और था, हमने उनको और तरफ लगा दिया। वो मुशान के ऊपर भी वही गड्ढा सा पकड़ा के परना डाल दिया, सऊद के ऊपर भी डाल दिया, मोहबराना के ऊपर भी डाल दिया। व्यूअर समझदारों को सिनेमा आने छोड़ दिए। जब सिनेमा आने छोड़ दिया तो सिनेमा गिरना शुरू हो गए। सिनेमा गिर गई तो इंडस्ट्री गिर गई। आप यकीन करें वो फिल्म लगी, अगर 400 आदमी हॉल के अंदर है ना तो 2000 आदमी बाहर था और उन 2000 में 1500 औरतें थी। पहली दफा मेन रोड के ऊपर 2 सिनेमा में एक ही फिल्म चली और आप यकीन करें उधर भी फुल थी उधर भी फुल थी। मैं बार बार मरियम नवाज से मैंने कहा है कि आप ये प्रोड्यूसरों को जो 3-3 करोड़ रुपए दे रही हैं ये ना दे। 3 अरब रुपए से कम 200 सिनेमा बन सकता है। आप सर्किट में सिनेमा बना दें, इंडस्ट्री खुद ब खुद चल पड़ेगी। देखा ईरान जंग में जो रोल अदा किया है हमारे फील्ड मार्शल ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा रोल किया है। जो उन्होंने फिल्म बनाई है धुरंधर हमारे खिलाफ, मैं उसके खिलाफ फिल्म लिखूंगी। तो हीरो किसको रखेंगे? हीरो फवाद खान। पिंकी पे भी कोई फिल्म बननी चाहिए। पिंकी को जानते हैं आप? हाँ जी, वो ट्रकिस्ट जो है जिसके बारे में मशहूर है कि हाँ, फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसने कहा सब्जेक्ट, उसने कहा उसके बाद, उसने कहा सब्जेक्ट, तो उसने कहा उसके बाद, उसने कहा सब्जेक्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इट्स मी आतिका शेख एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मों के बादशाह कहे जाते हैं, जादूगर कहे जाते हैं। और जब वो कोई फिल्म लिखते हैं तो वो जस्ट एक फिल्म नहीं लिखते, उनकी कलम सिर्फ एक फिल्म पे नहीं रुकती है। वो ऐसे किरदार भी बनाते हैं जो कि अभी तक मंजरे आम पर हैं, उनके नाम हैं। और मौला जट जैसी कामयाब फिल्में, कई हज़ारों फिल्में उन्होंने लिखी हैं। हमारे साथ वन एंड ओनली नासिर अदीब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। बस एक जुमले पे थोड़ा सा एतराज़ है, आपने बड़ी तारीफ की मेरी। वन एंड ओनली ना कहा करें, वन एंड ओनली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इंसान कोई भी नहीं है वन एंड ओनली। ओके ओके सर, ठीक है। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और आप पॉडकास्ट में आए। दूसरी बात ये कि मैं नोटिस कर रही हूँ 2 वॉचेस आपने पहनी हुई और ये हमेशा पहनते हैं आप, और हमेशा हर पॉडकास्ट में आप जवाब भी देते हैं कि क्या वजह इनकी पहनने की। लेकिन आज मैं पूछूंगी कि हमेशा यही वॉचेस होती हैं तो क्यों? कोई खास इससे दिल लगी है या गिफ्टेड है या खुद खरीदी है? कोई बात नहीं, ये एक मेरे बेटे ने दी है, एक मैं जब गया था सऊदी अरब तो वहाँ किसी ने मुझे गिफ्ट दी थी, तो वो पहनी तो अच्छी लगी, तो दोनों अच्छी लगी, तो बस मैंने कहा कि ये दोनों ही पहनूंगा। बेसिकली तो सिर्फ इतनी सी बात थी कि वे मुझे अच्छी लगी और मैंने पहन ली। अब जब जवाब देने के लिए आता हूँ कुछ लोग मुतमईन नहीं होते इस बात से, तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि मेरे भाई इंसान पर दुनिया में 2 ही वक्त होते हैं, अच्छा होता है या बुरा होता है। तो ये 2 घड़ियाँ, एक अच्छे वक्त की एक बुरे वक्त की। तो जो भी वक्त आता है फिर मैं देख के कहता हूँ कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहा, और बुरा नहीं रहा तो अच्छा भी आएगा इंशाल्लाह। तो ये अल्लाह के हाथ में होता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत फिल्में लिखी और सारी जो फिल्म्स थी वो सुपर हिट थी। इवन यहाँ तक कि जो आपने किरदार जो फिल्म इंडस्ट्री के मौत पर नाम थे वो भी आपने आपकी जो स्टोरी पर हैं उन पर आते हैं। तो ऐसा कौन सा नाम है जिसे आप कहते हैं कि अभी तक भी वो मंजर आम तक नहीं आया जिस तरह से उनको आना चाहिए था? कोई भी अदाकार, कोई भी अदाकारा? मेरा तख्लीकी किरदार के बारे में पूछ रही हैं या वैसे आम पूछ रही हैं? आम पूछ वैसे मैं
मसला सवाल की समझ नहीं है। आपने बहुत सारे किरदार सिर्फ अपनी स्टोरीज नहीं लिखी हैं। इनको किरदार तख्लीक किए, जैसे हम्म। तूफान में डोगर का किरदार था, मौला जट में मुक्को थी, दारो नतनी थी, दानी थी, नूरी नाथ था, मौला जट था, मलक हाकू था, और वैशी जट में भी यही किरदार थे। बिल्कुल। और अगर मैं पूछूं इनमें से आपका जो मोस्ट फेवरेट किरदार है वो कौन सा था? देखिए, ज़ाती तौर पर तो ये तो ऐसा सवाल है जैसे आप पूछ रही हैं एक माँ से कि भाई आपके 5-6 बच्चों में सबसे प्यारा कौन है। ये बड़ा मुश्किल सवाल होता है, और माँ के लिए सारे बच्चे अच्छे होते हैं, सारे प्यारे होते हैं। उनमें से कौन अच्छा होता है, कौन बेहतर होता है, कौन लोगों में पॉपुलर होता है, कौन स्ट्रीट स्मार्ट बन जाता है और कौन आम रहता है, ये बाद में बताते हैं, और वो फिर आवाम के हाथ में होता है। मेरे जितने किरदार थे सारे ही सुपर हिट हुए, सारे लोगों ने लाइक किए, और उन पर फिल्में भी बननी शुरू होगी मेरे किरदारों पर। और मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान में या दुनिया में तो नहीं कह सकता, मुझे दुनिया का इल्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मैं पहला राइटर हूँ जिसकी फिल्मों के किरदारों पर फिल्में बनी। बिल्कुल। जिसमें आपने अभी लेटेस्ट जो फिल्म मेरी मुखों पर शुरू हुई है, संगीता बेगम बना रही है, माशाल्लाह ये मुखों माशाल्लाह। मेरे मौला वैशी जट का किरदार था, फिर मौला जट में आया, फिर अच्छा। लेजेंड ऑफ मौला जट में आया, अब उस पर फिल्म बन रही है। माशाल्लाह। वही बात हुई ना कि आपने सिर्फ फिल्में लिखी नहीं है, आपने किरदार बनाए हैं, और वो किरदार अभी तक लोगों ने याद करते हैं, उनका नाम याद करते हैं, वो अभी तक उन पे फिल्में ही बनती हैं, वो नाम लोगों के जहनों पर नक्श हो चुके हैं। तो कोई एक किरदार अभी तक आपने नहीं बताया है कि कोई एक किरदार जो आप कहें कि ये मेरा मन पसंद है। माओ के बच्चे भी तो एक फेवरेट होता है ना कि ये मुझे बहुत पसंद है। नहीं, मैं समझता हूँ कि मौला जट जो है ना वही मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट किरदार है, क्योंकि लकी भी बहुत है, और मौला जट वैशी जट में आया सुपर हिट हुई, मौला जट में आया सुपर हिट हुई, लेजेंड ऑफ मौला जट में आया सुपर हिट हुई, और अब आपको बताऊं कि एक फिल्म बन रही है वारियर ऑफ मौला, वो भी अच्छा। मैं ही लिख रहा हूँ, ओके। और एक फिल्म बन रही है मौला, सिर्फ मौला के नाम से। तो इसके बारे में अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आपके लिए सरप्राइज होगा, कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा ये कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है। अच्छा। तो अभी बन रही है या ये अभी? बन रही है, अब मतलब मैं वारियर मौला जो उसका स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मौला का भी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। अच्छा, स्क्रिप्ट अभी लिख रहे हैं। ओके। तो किरदार सोचे हैं जहन में कि कौन एक्ट करेगा इस पर, मेरे किरदारों पर कौन फिट है, एक्ट्रेस कौन होंगी, एक्टर कौन होगा? असल में किरदारों पे जो लोग बाज़ दफ़ा फिट होते हैं ना, ये बाज़ दफ़ा उसमें बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं कि वो मिल नहीं पाते किसी भी वजह से, तो फिल्म जो है वो शुरू नहीं हो पाती। मसलन एक मैंने फिल्म लिखी हीर रांझा, शहजाद रफ़ीक साहब के लिए, तकरीबन मेरे ख्याल में 2 के 3 साल हो गए उस फिल्म को मुकम्मल किए हुए। तो उस वक्त जो उन्होंने मेरे से कास्ट पूछी, तो मैंने उन्हें कहा जी इसमें रांझा का किरदार जो है ना वो फवाद खान को दें, और हीर का जो किरदार है वो आप महबूब याद को ले लें। ये मैंने उनको सजेस्ट किया। तो इसके अलावा चूँकि मुझे नई इंडस्ट्री के बाद आर्टिस्टों का पता भी बहुत कम था, लड़कियां और भी बहुत सारी हैं, बिल्कुल तो मैंने उन्हें कहा फवाद खान को ले ले, लड़की कोई भी खूबसूरत जो वो ले ले तो चल जाएगी। बिल्कुल। वो फिर उनको फवाद खान नहीं अवेलेबल हो सके, उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, मतलब बाद बजट सामने आ जाता है, बाज़ दफ़ा डेट्स सामने आ जाती हैं, तो इस तरीके से वो फिर आज तक फिल्म शुरू नहीं हो सकी। आज तक। इसी तरह ये जो किरदार हैं, देखिए ये मौला सुल्तान राय के साथ मुंसलिक था। सुल्तान राय चले गए, उसके बाद फवाद खान ने किया, लोगों ने अप्रूव किया, लोगों ने लाइक भी किया। तो अब वारियर ऑफ मौला में भी मेरे ख्याल में उसको होना चाहिए फवाद खान को, फवाद खान नहीं होगा तो फिर उसकी रिप्लेसमेंट में कोई और आ सकता है। इसी तरह मौला की रिप्लेसमेंट में भी कोई और आ सकता है। इसके लिए 3-4 चांसेस हैं, मतलब हुमायूं सईद है, अच्छा। शान है, और फवाद खान है, हमजा अब्बासी है। ये चारों कंप्लीट आर्टिस्ट हैं, और इन चारों में से कोई भी हो जो वो उठा सकता है। अच्छा, मतलब आपने नज़र में रखे हुए हैं ये चारों, जिनके पास भी अवेलेबल टाइम होगा उन हाँ, जो उनको मिल जाएंगे, जो जिनकी मिल अवेलेबिलिटी जाएंगे। होगी, बजट में, प्रोड्यूसर का बजट भी तो होता है ना बाज़ दफ़ा, एग्जैक्टली। मतलब आजकल आपको पता है एक्टर पैसे इतने लेते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता, नहीं फिर कर वो दाएं बाएं घूमता है। एग्जैक्टली। तो उसमें किरदार के साथ थोड़ा सा ज्यादती भी हो जाती है। उसकी वजह ये है कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनको आप नए लोगों को भी दे देने में चल जाते हैं। मिसाल के बाद अगर आप रोमांटिक फिल्म बनाए, और रोमांटिक फिल्म जब भी बनी अक्सर लोगों ने नए लोगों को लेकर बनाई, जैसे राज कपूर ने बॉबी बनाई तो अपने बेटे को लिया, डिम्पल कपाड़िया को लिया,
और यहाँ पाकिस्तान में वो जब बनी हीर रांझा, मिर्ज़ा जट और सस्सी पुनू में बनी, उसमें इकबाल हसन को नया हीरो लिया। तो रोमांटिक फिल्मों में चल जाते हैं लोग, लड़कियाँ चल जाती। रोमियो और जूलियट में उन्होंने देखा, जूलियट में नई लड़की नया लड़का लिया, वो भी हिट हुए। लेकिन जो ऐसे किरदार उन्होंने जो इससे पहले हिट हो चुके और पब्लिक के जहन में उनका इमेज बन चुका हो, जैसे हिंदुस्तान में शोले में गब्बर का एक वो था, तो गब्बर को उसके बाद गब्बर जैसा रोल नहीं मिला, उसकी एक्टिंग ही खत्म हो। तो जैसे पाकिस्तान में नूरी नाथ था, नूरी नाथ को नूरी नाथ से आगे बेटर किरदार नहीं मिला, लेकिन वो चलते रहे क्योंकि सुल्तान राय के सामने उनसे बड़ा अच्छा एक्टर था कोई नहीं। लेकिन दारो नतनी जो थी उसने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी उसमें चकोरी ने मौला जट में, कि उसके बाद फिर उससे आगे कोई राइटर उसके लिए, इवन मैं भी नहीं लिख सका कि उससे कोई अच्छा रोल हो या इतनी उसमें वेरिएशन हो कि लोग दारो नतनी को भूल जाएं। लिहाजा वो भी बेचारी वो दारो नतनी का किरदार का शिकार होगी, बाज़ दफ़ा हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा राइटर कोई ऐसी फिल्म लिख देता है जो उसके लिए संग मील हो जाती, आगे नहीं जा सकता। लेकिन किस्मत अच्छी हो, अल्लाह की रहमत हो, तो फिर वो नासिरुद्दीन भी बन जाता है। वो वैशी जाट के बाद मौला जाट लिख देता है, मौला जाट के बाद लजड़ा मौला जाट लिख देता है। ये उसकी अता होती है, ये हर एक को मिलती नहीं है। मुझे ये बताइएगा भी जो कुछ अरसा पहले सैयद नूर ने फिल्म लिखी, उन्होंने अपनी बीवी को लिया और उन्होंने टिकटॉकर स्टार जो हैं हमारी जन्नत मिर्ज़ा को उन्होंने लिया, लेकिन वो फिल्म उस तरह चली नहीं। उन्होंने सोचा कि शायद फेमस हैं, टॉप की टिकटॉकर हैं जन्नत मिर्ज़ा, वो ऑडियंस आएगी, देखने आएगी। अब एक टिकटॉकर स्टार जो होता है वो एक अपना फ़ोन पे कंटेंट बनाता है, लेकिन डायरेक्ट एक फिल्म में जंप करना बहुत एक चीज़ आ जाती है कि आप एक फ़िल्म कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि शायद लोग देखने आएंगे, लेकिन उनकी फ़िल्म कोई नहीं देखने आया। देखिए जी, टिकटॉकर फिल्म के लिए बेहतर होते हैं, यानी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी एक लड़की खूबसूरत है, उसके फॉलोअर हैं, उसको उन्होंने लिया यही सोच के कि लड़की खूबसूरत भी है और फिल्म को सूट भी करती है। उसके कई लाखों जो है टिकटॉकर जो वो हैं, फॉलोअर्स हैं। एग्जैक्टली। तो जब हम इस फिल्म में लेंगे तो साफ ज़ाहिर है वो सारे इसके जो फैंस हैं वो आएंगे और हमारी फिल्म बहुत तरह चलेगी। लेकिन हुआ ये कि मतलब वो फिल्म लगी और उसको देखने नहीं आए लोग, जो मैंने सुना है। मुझे ये नहीं पता कि ये सही बात है या गलत है, लेकिन सुना ये कि उसको देखने नहीं आए। तो अब आप अगर ये पूछना था कि क्यों नहीं आए, तो देखें, अगर लोग देखने आए ना और फिल्म नापसंद करने जाए, चाक चेक कर जाएं, तो उसका मतलब ये होता है कि कहानी अच्छी नहीं है या बनाई अच्छी नहीं है या प्रोडक्शन अच्छी नहीं है या डायरेक्शन अच्छी नहीं है। लेकिन एक फिल्म को देखने कोई नहीं आया, तो ये तो मैं समझता हूँ कि सज़ा हो सकती है किसी आदमी को। हो सकता है कि किसी ने गुरूर किया हो, प्रोड्यूसर ने किया हो, डायरेक्टर ने किया हो, या टिकटॉकर जो थी उसी ने किया हो कि मेरे इतने फॉलोअर हैं, मैं जाऊंगी तो मैं सबको मात दे दूंगी या छा जाऊंगी। ये तो अल्लाह को बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें असल राज क्या है। लेकिन ये है कि उस फिल्म की वाकई समझ नहीं आई कि उस फिल्म को लोग क्यों नहीं देखने के लिए आए। मेरे ख्याल में उसको नाम दे रहे बाजरे दी राखी था, ऐसे ही है। एग्जैक्टली। अब हो सकता है कि ये नाम लोगों को आज के दौर में, आपको पता है इडियट क्लास है, तेरे बाजरे दी राखी, उनको समझ ही नहीं आया हो कि इसका क्या मतलब है। हाँ, जेंजी क्योंकि आवाम है नाम जो हमारी। था ये 80 के दौर का था और फिल्म रिलीज़ हुई मेरे ख्याल में 2020 या 2021 में। तो ये भी वजह हो सकती है। लेकिन नाकामी किसी भी सूरत में हो, किसी भी फिल्म में हो, तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ तो होती है, कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। या लोगों को नाम नहीं अच्छा लगता, या लोगों को काम नहीं अच्छा काम लगता। नहीं अच्छा लगता, या कहानी नहीं अच्छी लगती, या डायरेक्शन नहीं अच्छी लगती, या प्रोडक्शन नहीं अच्छी लगती, कोई ना कोई गड़बड़ होती है, तो फिल्म नहीं चलती। उसमें एक आदमी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ओके ओके। मतलब जहाँ तक सैयद नूर का ताल्लुक है, उसकी डायरेक्शन में तो कोई शुबा नहीं, और राइटर भी वो खुद था, और उसने इससे पहले बड़ी अच्छी फिल्में लिखी, डाकू राना लिखी, उसने चूड़ियाँ लिखी, उसने मयाजल लिखी, उसने मेहंदी वाले हाथ लिखी, उसने जीवा लिखी। मतलब एक फिल्म तो नहीं है उसकी, संगम लिखी। तो बहरहाल राइटर भी बाज़ दफ़ा रह जाता है, हम भी लिखते हैं, हमारी भी हर फिल्म हिट नहीं होती, हम भी कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, हमारी फिल्म भी फेल हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कहानी की बात नहीं, कहानी की बात तो तब होती ना कि लोग आते देखते और फिर कहते यार कहानी अच्छी नहीं, समझ नहीं आई। न समझ नहीं आए, फिर तो समझ ठीक है।
लोग देखने नहीं आए। तो ये तो अल्लाह ही जानता है, ये किसको सजा दी अल्लाह ने, मैं नहीं कह सकता, ये अल्लाह का फैसला है। अच्छा, आपकी नज़र में एक स्क्रिप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या अदाकारी? मैं आपको बताऊं कि स्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ है कि इससे आगे ना डायरेक्टर है और ना ही कोई एक्टर है और ना ही कोई प्रोड्यूसर है। स्क्रिप्ट होगा तो सब जिंदा है, स्क्रिप्ट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। मतलब है मैं आपको बताऊं कि बच्चा माँ पैदा करती है, अगर बच्चा माँ नहीं पैदा करती, उसमें अहलियत नहीं, तो बे औलाद रहेंगे। फिल्म का स्क्रिप्ट फिल्म की माँ है क्या बात है, और डायरेक्टर बाप है। एग्जैक्टली। अब जिन्होंने ये फिल्म ईजाद की, जहाँ से फिल्म, उनसे भी एक डायरेक्टर थे बहुत बड़े, मैंने उनका नाम नहीं मुझे याद, ऐसे गलत नाम ना ले लूँ, लेकिन इस लेवल का डायरेक्टर था जैसे डेविड लीन है या स्टीफन स्पिलबर्ग है। तो उससे किसी ने पूछा था इनमें से किसी डायरेक्टर से कि फिल्म में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, तो उसने कहा सब्जेक्ट। उसने कहा उसके बाद, उसने कहा सब्जेक्ट। तो उसने कहा उसके बाद, उसने कहा सब्जेक्ट। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि स्क्रिप्ट क्या होता है। मतलब हाँ, ये नहीं कि स्क्रिप्ट के लिए अदाकार नहीं चाहिए होते, अदाकार भी चाहिए होते। आप देखें मौला जट जो थी, उसमें अगर मुस्तफा कोशी और सुल्तान राय न होते तो मौला जट ना बनती। मौला जट पे बात करते हैं हम। जब आपने मौला जट लिखी तो कितना अरसा उसको लिखने में लगा, स्क्रिप्ट लिखने में? मेरे ख्याल में 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगे। 3 महीने में स्क्रिप्ट लिखा था और 4 महीने में फिल्म बन गई। 2 महीने सेंसर में फंसी रही और 9वें 10वें महीने लग गई। और आपने क्या सोच के लिखी थी वो? मौला जट रियलिटी बेस्ड थी क्या? आपकी कहानी थी? क्या जहन में आया था कि मैं मौला जट लिख लूं? असल में बात यह है कि जो अच्छा स्क्रिप्ट होता है ना, उसके किरदारों को लोग लेके अक्सर आगे फिल्म बनाते हैं। उनकी सोच होती है ये हिट होगा। तो वैशी जट चूँकि सुपरहिट थी, उसके किरदार सुपरहिट थे, तो सरवर भट्टी साहब आए, उन्होंने कहा कि ये मैंने फ़िल्म बनानी है। तो उनके पास 5-4 सीन भी थे कि मैं इस किस्म की फ़िल्म बनाना चाह रहा हूँ। वो सीन मुझे अच्छे लगे तो मैंने उन सीनों को उन्होंने नाम रखा था फिल्म का बग्गा भट्टी। मेरे ख्याल में वो भट्टी थे, शायद उनके किसी बड़े का नाम होगा बग्गा भट्टी या भी। तो मैंने उन्हें कहा भट्टी साहब इसका नाम बग्गा भट्टी ना रखे, मैं इसको इन किरदारों को ना जोड़ देता हूँ मौला जट के किरदारों के साथ। तो ये जो भट्टी है इसको मौला जट बना देते हैं। पहले मौला जट फिल्म का नाम रखा गया था, उसने सोच के जो घर से आया था वो बग्गा भट्टी सोच के आया था। बग्गा भट्टी। हाँ जी। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कहा यहाँ वैशी जट खत्म हुई, वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा किरदार भी इंसाफ करता है तो मौला जट भी इंसाफ करता है, तो हम इसका नाम मौला जट रखते हैं। फिर वही किरदार ले लिए, वो बाला गाड़ी भी ले लिया, वो फिर सारे को जो जागीरदारनी का रोल किया था ग़ज़ाला बेगम ने, वो दारुनतनी बन गई और मलक आकू की जगह नूरी नाता आ गया और मौला जट रहा, मुक्को मुक्को रही। तो वो फिर जब ताना बाना बुना तो ऐसा अल्लाह ने बना दिया, ऊपर से उसके जो मकालमे लिखे वो मतलब अमर हो गए। और आपको खुलासे की बात बताऊं कि जब मैंने स्क्रिप्ट मुकम्मल करके यूनुस मलिक साहब को दिया, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, कमाल। तो उन्होंने दूसरे दिन आके ना स्क्रिप्ट यूं टेबल पर मेरे सामने फेंका कदरे गुस्से से। अच्छा। भट्टी साहब भी थे, मैं भी था और मेरा असिस्टेंट भी था। तो कल लगे भट्टी साहब पूछे क्यों है, मुझे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, मुझे मैं तो वैसे ही मुझे समझ गया गड़बड़ है। तो सरवर भट्टी ने पूछा मलिक साहब ठीक है खैर पढ़िया स्क्रिप्ट? उन्होंने कहा हाँ पढ़िया। कहता फिर कहता नासिरुद्दीन ने कहानी बहुत अच्छी लगी, लिखी है, डायलॉग कुछ नहीं। आप यकीन करें ये सोचने के बाद, मतलब कहानी आप यूँ समझ लें कि मैंने लिखी तकरीबन 7 या 10 दिनों में, उसके मकालमे लिखे मैंने 3 महीने में। और एक एक मकालमे को सोच के तोल के नाप के, क्योंकि वो थी एक्चुअली आम गुफ्तगू, जैसे मैंने सरगोदा में अपने माहौल में सुनी थी दुश्मनों की आपस में गुफ्तगू कैसी हुई थी। यहाँ लाहौरी तो जब 2 बदमाश लड़ते हैं ना तो तुझे माँ पैनिक कर देना, और तेरी माँ तेरी पैन। हमारे इलाके में जब कोई लड़ता गाली नहीं देता कतल, अच्छा, सरगोदा बात करता है। मतलब है जैसे उसने मौला जट में की थी ना सुल्तान राय ने कि जंज बड़ी ठीक ठाक आनी नत्ता, रोटी कटनी नहीं चाहिए। अच्छा। तो कहता फिक्र ही ने कर सोने, मैं उसने रोटी खाने वाले बंदे लभने ने पर मैंने बंदा कोई नहीं लभना। वो स्टाइल मैंने पहली दफ़ा अपनाया
कि अच्छा रियलिटी बेस्ड आम जुबान में बात की जाए। अच्छा, ये आपने खुद से देखा और फिर आपने ये सोचा कि ये मैं फिल्म में यही नहीं, आम जबान लिखता ये हूँ। मैंने सीन देखा हुआ था एक, उस एक सीन से मैं मुतासर होता। वो सीन था हमारे ही गांव में, दो दुश्मन थी, उसमें हम भी थे। अच्छा एक, और वहाँ तरीका ये होता था कि 5-7 आदमी इधर के हथकड़े में जकड़े में, 5 आदमी उधर के, दोनों पार्टियां पुलिस लेकर आती थी और कचहरी के बाहर बिठाती थी। तो अक्सर एक जगह बैठते थे। अच्छा। मसलन पं, दरख्त पंचायत जिसको कहते हैं। है, पंचायत नहीं होती, मतलब में पुलिस उनकी अलग होती थी, अच्छा हमारी अलग होती अच्छा थी। अच्छा। अब हमें पुलिस लेकर जा रही है, मैं तो वैसे बच्चा था, मतलब साथ होते थे, तो पुलिस ने बिठा देना, उधर से उनको लाना, उनको सामने बिठा देना। सामने अदालत होती थी, तो बाहर अदालत के बाहर जैसे दरख्त नहीं होते, जी। उनके नीचे बिठा देते। तो अच्छा। अक्सर फिर आमने सामने बैठते थे। वो सीन मैंने देखा था। वो सीन मैं आपको सुनाता हूँ तो आपको समझ आएगी कि मैंने डायलॉग क्या लिखी। अब उनकी बहन रोटी लेकर आई, तो हमारी रोटी हमारी माँ लेकर आई। तो हमारे अंदर एक जो आदमी था, उस भाई, वो बोला उसको, सामने जो बंदे बैठे हुए थे, कहते उसकी भैन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਵਾਇਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਧੌਣ ਲਵੇ ਤੇ ਲਹੂ ਤੇ ਵਗੇ। जिदो जट तोन लावे। हाँ, तो लहू ते वगे। हाँ। मतलब ये एक तर्ज कह लें, धमकी कह लें, दुश्मनदारी के जुबान कह लें। मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात। ये झूला मुझे चुभ गया। मैंने कहा यार देखो, इन्हें ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ये है वो है। ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ देसी मज का घ्यो खवाया कर, मैंने दी धौन लावा ते लहू ते वगे। ये जुबान मैंने इस्तेमाल की मौला जट में, इस टाइप की। अच्छा। तो वो साफ ज़ाहिर है, जो मतलब यूनुस मलिक साहब थे, वो बदमाशी पर फिल्में बनाते थे। उन्होंने पहले चीरा साई बनाई, उसने वो बदमाशी की जुबान लाहौर की जो होती है। तो उन्होंने कहा डायलॉग कुछ नहीं। मेरी तो जैसे कहना जी, मैं माँ ही मर गई, मेरी तो माँ ही मर गई। मैं कह एनी मेरे नाल लिखने ने क्या खैर हो। इसने आसानी से कह दिया डायलॉग हाँ। कुछ नहीं है। ये क्रेडिट सरवर भट्टी को मैं जाता हूँ कि अगर वो प्रोड्यूसर ना होता मौला जट का, तो शायद मौला जट ना बनती। उन्होंने यह कहा कि मलिक साहब, ये डायलॉग सुनना है, मिट्टी है, आपके लिए मिट्टी है, मेरे लिए सोना है। आप मेहरबानी करके इनको बदले बगैर स्क्रीन पे दयानतदारी से चढ़ा दें, बस आप अपने पैसे ले लें। वो मान गया। तो सरवर भट्टी में ये बड़ी सेंस थी, अच्छे डायलॉग की, अच्छे सीक्वेंस की, अच्छे सीने, बहुत सेंसेबल आदमी था। जो जनाब वो मौला जट बनी। फिर एंड पे आके फिर यूनुस साहब जो थे वो झगड़ गए। मेरी आदत है, मैं सारा स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, एंड मैं आखिर में देता हूँ उस पूरी फिल्म को देखने के बाद। वो जब इस नूरी नाथ ने, आपने देखी मौला जट? अच्छा, उसमें नूरी नाथ अपनी टांग खुद काट देता है। जब वो बहन हाथ जोड़ती है ना, तो सुल्तान राय माफ़ कर देता है। अब यूनुस कह लगे ये लत सुल्तान राय लावेगा। मैं क्या, क्यों? कहता जो उन्हें शुरू तो किया मैं भैन भी लै जानी तो लत भी लै जानी। जो भैन लै गया तो लत भी लै जाएगा, वरना मेरा टाइटल उल्ट हो जाएगा। मैं क्या, तो तू सही कह रहे, लेकिन अगर सुल्तान राय ने लत लाई तो फिल्म डेड फ्लॉप हो जाएगी। मैं क्या, तू सुल्तान राय का वो फिक्रा वेख रहा कि मैं लत लै जानी, तू ये नहीं वेख रहा कि मुशफ़ाक कुरैशी का रोल की है लोगों के विच एक किन्ना इन्ने। मैं क्या, लोग सुल्तान राय दे नाल नहीं, ये लोग मुशफ़ाक कुरैशी दे नाल ने। इधर गौर नाल सुनो। लेकिन वो नहीं मनिया। यहाँ भी सरवर भट्टी ने मेरा साथ। उसने कहा ये वाइंड अप वही होगा जो नासिर साहब ने लिखा है, टांग वो खुद काटेगा। अच्छा, वो फिर 2 वाइंड अप पिक्चराइज हुई। उसने अपना भी किया और ये भी किया। अच्छा। और लेकिन सरवर भट्टी ने वही लगाया जो मेरा था, जो आपने फाइनलाइज किया वही लगा। हाँ। लेकिन कैप्चर 2 हुए। हाँ। और फिल्म सुपर हिट हुई। हाँ जी। तो ये जो चीज़, अब इन बातों पर अगर गौर करें तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो ये मिलेगी कि अल्लाह ताला की ये ब्लेसिंग होती है। जब उसने किसी चीज़ को इज्जत देनी है ना, उसके रास्ते वो बनाता है। नहीं देनी होती तो वो रास्ते नहीं। मसलन अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत ना देनी होती, जैसे यूनुस मलिक ने कहा है मकाल में कुछ नहीं, तो मैं मकाल में इसके बदल देते, जैसे वो करता वो लिखता, तो मौला जट कभी मौला जट ना बनती। ठीक है, लेकिन सरवर भट्टी अड़ गया। फिर वाइंड अप पर अगर यूनुस मलिक की बात मान लेते तो फिल्म डेड फ्लॉप हो जाती। नहीं मानी लेता, हिट होगी। क्योंकि ये होता है। अब मैंने फिल्म एक लिखी जिद्दी जट। जिद्दी जट लिखी तो उसमें जो वाइंड अप था, यूनुस मलिक को उससे इख्तिलाफ था। मैंने कहा नहीं यही ठीक है। उसने ये सोच के मान ली कि नासिर ने उस वक्त मौला जट के ऊपर कहा था कि वाइंड अप ये होना चाहिए, तो वही हिट हुआ। लिहाजा अब जो नासिर दीव कह रहा है ये ठीक, उसने मेरी बात मान ली। आप यकीन करें सारी फिल्म सुपर हिट हुई, वाइंड अप पे आके फेल हो गई। लोगों ने नहीं लाइक किया वाइंड अप।
क्योंकि जिद छोड़ दी उसने। हम्म, जो जिद्दी जड़ था उसकी जिद ये थी कि मैं दुश्मन नूं आप मारना, लेकिन उन्हें मरदी वारी जब पुलिस उन्होंने मारन लगी, उन्हें दुश्मन नूं बुलाया और उन्होंने कहा मेरी भैन लै जा, क्योंकि तू गैरतमंद आदमी है। लोगों ने ये लायक ही नहीं बात की। तो कहने का मकसद ये कि जब अल्लाह ने मुझे नहीं इज्जत देनी थी तो वहाँ मैं अड़ गया। अगर अल्लाह ने इज्जत देनी तो मैं यूनुस मलिक की बात मान लेता। तो मेरा ईमान है कि ये आप अल्लाह से मांगे, फिर अल्लाह रास्ते बनाएगा। वो आप बात तेरे बाजी की राखी की बात कर रही ना, हो सकता है किसी आदमी ने सोचा कि यार ये फिल्म फेल हो ही नहीं सकती। वो प्रोड्यूसर की सोच हो सकती है, वो जन्नत मिर्ज़ा की भी हो सकती है, सैमा की भी हो सकती है, सैयद नूर की भी हो सकती है, लेकिन ये तो अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल। इसी सैयद नूर की एक फिल्म थी संगम, हम्म, वो रिलीज ही कोई नहीं करता था, मियाँ फरजान उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, बनाई। अच्छा, एक फिर मैंने अपने कानों से सुना कि मलक वो मियाँ फरजान के दफ्तर में बैठे थे, उनके सारे फिल्म ला दो, एक जनाजा है इन्हों दफना दो, आज लाओगे तां भी फेल है, कल लाओगे तां भी फेल है। खैर उसके पास पैसे बहुत है, पड़ोस उसने फिल्म लगा दी शाबिस्तानी। आप यकीन करें वो फिल्म लगी, अगर 400 आदमी हाल के अंदर है ना, तो 2000 आदमी बाहर था, और उन 2000 में 1500 औरतें थीं। वो टिकट ही ना मिले, लोगों ने धरने देने शुरू कर दिए, मजबूरन अगले वीक से उन्होंने सोनोपुर में भी लगा दी। पहली दफा मेन रोड के ऊपर 2 सिनेमा में एक ही फिल्म चली, और आप यकीन करें उधर भी फुल थी, उधर भी फुल थी। तो कहाँ गए लोगों को तजर्बा? ये उन लोगों की बात बता रहा हूं जो ब्रोकर थे, उन्होंने फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये डेड फलाप है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि तुम कौन होते हो फलाप करने वाले, इज्जत देने वाले तो मैं हूं। तो वो सुपरहिट हो गई। बिल्कुल बेहतरीन। ये चूड़ियां, इसके बारे में भी आप सुन लें कि जो प्रोड्यूसर था, अल्लाह उसको खुश है, अगर कह रहा है वो तो फौत हो गया, उनका बेटा जिंदा है। वो इतने नाराज थे, उन्होंने जब चूड़ियां देखी तो उनको ऐसा लगा कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म, बड़ी बकवास फिल्म है। अब ये ट्रेड में बात फैल गई कि उन्होंने कहा हम तुम्हें से गाड़ी छीन लेंगे, हम ये कर लें, पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैली, उनमें कितनी सच्ची कितनी झूठी ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म बात है कि प्रोड्यूसर को चूड़ियां डेड फलाप नजर आई और उस फिल्म ने तारीख रकम कर दी। ये ऐसे होता है, ये अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के हाथ में है। अच्छा मुझे बताइएगा, आपको फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी अदाकार हैं उनके बहुत राज पता है, कोई ऐसा राज जो अभी तक आपको पता है लेकिन आपने रिवील नहीं किए? कौन सी जो अदाकारा हैं आपको लगता है कि उस तरह से उनको काम नहीं मिला और मिलना चाहिए था, और वो मतलब उस काम की हकदार थी? तमाम अदाकारें हमारी मासूम हैं। अच्छा। बिल्कुल सही कहा आपका, मासूम भी हैं और मजलूम भी है। मासूम इसलिए कि उनमें कोई मैंने ऐसी बात नहीं देखी जो अयार और चालाक और औरतों वाली होती है, बिल्कुल मासूम औरतें होती हैं काम करने के लिए। मजलूम इसलिए कि हम डायरेक्टर, हम राइटर, हम प्रोड्यूसर उनके बारे में बाज़ दफ़ा अपने तौर पर सोच लेते हैं कि ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी है। अच्छा। ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं, ये भी हमें नहीं कहना चाहिए। कौन अच्छी है कौन बुरी, ये भी अल्लाह की ज़ात को पता है। और हमारे इंडस्ट्री में कभी किसी की ज़ात ज़्यादती नहीं होती। मैं आपको बताऊं, उसकी एक वजह है कि जो हिट होती है वो लड़की हो वो लड़का हो, सारी ट्रेड उसको लेती है, उसके पीछे पड़ती है, जैसे भेड़ चाल है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये इंडिया में भी है, ये हॉलीवुड में भी है। वहाँ भी जो हीरोइन हिट होगी उसको लेंगे, यहाँ जो हीरोइन हिट होगी उसको लेंगे। अब जो हिट नहीं होती ये अल्लाह के हाथ। वरना कई हीरोइन हैं जिनकी बेशुमार फिल्में हिट हैं, फिर वो गुमनामी में चली गई, और उनकी वजह ये नहीं होती कि वो उनको काम नहीं आता, उनकी वजह ये होती है कि अल्लाह को बस इतने मंजूर था, जितने देर मंजूर होती है अल्लाह को, इतनी देर तक अल्लाह किसी को इज्जत देता है, जब नहीं मंजूर होती नहीं देता। ये उसके हाथ में, ये ना किसी राइटर के हाथ में ना डायरेक्टर के हाथ में। अगर डायरेक्टर के हाथ में होता तो फिर जन्नत सुपरहिट होती, तो अल्लाह के हाथ में हुआ ना। सर कोई ऐसी अदाकारा जिसके साथ काम करके आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो और आप ये सोचें कि नेक्स्ट अगर मैं काम करता तो मैं इन्हीं के साथ करता? देखिए, पहले बात ये है कि ये काम करने का काम होता है डायरेक्टर के पास। मैं बेसिकली राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। मैंने एज ए डायरेक्टर जो फिल्में बनाई तो उससे मैंने रेशम और सैमा दोनों को लिया, नरगिस को भी लिया। ये तीनों मेरी पसंदीदा आर्टिस्ट हैं, नरगिस भी और रेशम भी और सैमा भी। और तीनों के साथ मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा तावन किया, सब ने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त भी दी। तो
अब अगर मुझे काम एज ए डायरेक्टर मिलेगा तो अब भी मैं कोशिश करूंगा इन तीनों में से कोई हो, अच्छा, लेकिन कौन होती है कौन नहीं होती ये अल्लाह को पता है। अब जिसको करेक्टर सूट करेगा, अभी तो बिल्कुल। वो मौका नहीं है। मैं डायरेक्टर बनूंगा तो ये तब की बात है। एज ए राइटर तो फिर ये होता है कि प्रोड्यूसर की सिलेक्शन होती है या डायरेक्टर की चॉइस होती है। मेरे से मशवरा ज़रूर लेते हैं कि ये रोल कौन करेगा। मैं उनको बताता हूँ, इसके लिए मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, नंबर 1 2 3, ठीक है। कि इसमें से जो आपको सूट करे। बाज़ दफ़ा वो मेरी बात मान लेते हैं, बाद 1 2 3 छोड़ के चौथे को ले लेते हैं। तो अच्छा, ये नई हमारे नए चेहरे बहुत हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, तो उनके साथ कभी काम करने का इत्तेफाक हुआ? ड्रामा इंडस्ट्री में नहीं, मैं ड्रामा लिखता ही नहीं, तो मेरा ड्रामा की लड़कियां भी तो फिल्म में आ रही हैं। हानिया आमिर देख लें हमारी। दिया। लेकिन हानिया आमिर ने मेरी किसी फिल्म में काम, मेरी फिल्म में काम किया है, मायरा खान ने किया है और अमामा मलिक ने किया। दोनों ने बहुत अच्छा किया। नई लड़कियों में से किसको लेना चाहेंगे? यही मायरा खान अगर मैं लूँगा तो मायरा खान के तो पता नहीं डेट सी ना मिले, और अमामा मलिक की भी वही हाल। मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिपेंड करता है। इसमें जब हम किसी को लेते हैं तो आप यकीन करें, इसमें ये नहीं होता कि ये हमारी पसंदीदा है और बाकी पसंदीदा नहीं है। बिल्कुल। होता ये है कि फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ जी मैं मायरा खान या मैं वैश्या दोनों में से किसी को लेना चाहता हूँ, लेकिन वो पैसे इतने मांगती है, मेरा प्रोड्यूसर कहता है मैं अफोर्ड नहीं करता, मैं मजबूर हूँ, तो फिर मैं तो अच्छा, तो चल वैसे ऑफर करवाई है आपने किसी को? नहीं। मैं तो अभी जब डायरेक्टर बनूंगा तो बात है, अभी तो प्रोड्यूसर बिल्कुल। खुद करते हैं। अभी देखें जैसे गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने फिल्म शुरू की है, तो उनकी रीच से दूर थी। माहिरा खान भी दूर थी, मैं वशियात भी दूर थी, सज्जल अली भी दूर थी, और भी जो लड़कियां तो दूर थी कि पैसे इतने मांगती हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने कितने मांगती हैं? तकरीबन कितने पैसे मांग लेती हैं? जो सुने करोड़ों में मांगती हैं, मतलब लाखों में तो मांगती नहीं है। अच्छा। हाँ जी, बस ये मायरा खान और मैं शायद ये तो करोड़ों में मांगती हैं, जो शुनीद है। मेरी पर्सनल तो नहीं है, लेकिन जो लोग बताते हैं। और बाकी जो इनके बाद है वो भी 70 लाख 80 लाख 50 लाख इस चक्कर में होती हैं। अच्छा, तो प्रोड्यूसर जो वो नहीं मांग अफोर्ड करते तो वो फिर अपने हिसाब से ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अपनी फिल्मों में कोई एक ऐसा डायलॉग जो आप कहेंगे ये मेरा मनपसंद है? मेरे तो बहुत सारे डायलॉग हैं जो मन पसंद है। मैं वो फिर बात तो वही आ जाती है कि मैं कौन सा डायलॉग बताऊं, लेकिन जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है ना, वो बैशी जट के डायलॉग था कि वो अफजाल है, वो समझाता है दुश्मनी ना करो। तो एक दिन आता है, कहता तू कहना मैं मलक मारे, तो मलक कहते ने असी जट मारे, तो मैं कहना दो इंसान मर गए ने जेडे किसी कीमत पे वापस नहीं आ सकते। क्या बात है। जब मौला जट लिखी और जो किरदार, जो हीरोज थे, जो हीरोइन थी और जो हीरो था, अगर उसके अलावा किसी और को लेना चाहें तो वो कौन होता? पहले किसी और को मौका दिया था या वही जो सोचे थे वही आए हैं फिल्म में? मौला जट में या मौला जट में? मौला जट में। मौला जट में जो हमने सोचा था वही आए थे, वही आए थे। उसकी वजह थी ना कि सुल्तान राय था उसमें, बैशी जट में वही लिया। मुखो थी वो आसिया बेगम ने किया, वही लिया। सिर्फ गजाला बेगम शादी कर गई थी, तो उनका रोल वो अखड़े औरत का था, वो चकोरी से करवाया। और विलन जो था वो मलक आकू था, पहले उसमें जग्गी मलिक था, उसकी जगह हमने मुस्तफ़ा कुरैशी को लिया, क्योंकि मुस्तफ़ा कुरैशी ने तूफ़ान में बहुत अच्छा विलन का रोल किया था सुल्तान राय के सामने। तो वो हमारे तो हमने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को नहीं दिए। ठीक है। तो इस तरीके से वही खालिद और सीमा बेगम तानी बनी थी, भाभी बनी, वो भी वही ली हमने सेम। तो और आपको क्या लगता है कि आज के दौर में अगर मौला जट बने तो वो वैसी बन सकती है या उस लेवल तक जा सकती है? आज के दौर की अगर बात करें तो नहीं जी, मैं आपको बताऊं, देखें हर दौर का अलग फल होता है, अल्लाह ताला ने भी पैदा किया। हर फल हर दौर में नहीं होता। तो खरबूजे का दौर होता है, उसको खरबूजा बहुत अच्छा लगता है, फिर आम आ जाते हैं, आम अच्छा लगता है, फिर और आ जाते हैं, फिर खरबूजे का दौर ख़त्म होता है, वही खरबूजा फिर अच्छा खाने को जी नहीं करता। वो जो दौर था ना, जो मौला जट का दौर था, वो जो आइडियंस थी वो आइडियंस आज नहीं है। वो आइडियंस जो थी उनके पास ओनली तफरी जो थी वो फिल्म थी। अब ओनली तफरी फिल्म नहीं रही। अब 84 चैनल आ गए हैं व्यूअर्स के हाथ में, रिमोट उसके पास होता है, कभी नेटफ्लिक्स, कभी अमेजोन, कभी OTT की फलां, कभी इंडिया, कभी पाकिस्तान। जो उसको नहीं पसंद आती आगे कर देते, पसंद आती देखना शुरू। अब चूज ही हो गया है। अब पहले एक ही ऑप्शन थी। हाँ, पहले पता तो एक ही था ऑप्शन कि थी ना, फिल्म फिल्म देखनी या सर्कस देखनी लगी रानी, तो या थिएटर देख लेना, बस तीसरे तो कोई, चौथे तो कोई बात ही नहीं थी। तो उसमें फिर हमारी फिल्में चलती रही, सब इसी तरीके से कामयाब भी हो जाती थी। वो दौर ख़त्म हो गया। वो दौर, वो अनपढ़ लोग थे थोड़े से। आप देखें ना, मौला जट में इधर से मुस्तफ़ा कुरैशी आ रहा है, पीछे 15 आदमी गोलियां मार रहे हैं, सर इधर से बहुत
बिल्कुल 15 आदमी गोलियां मार रहे हैं हम्म, पुलिस वाले। आगे से सुल्तान राय आएगा, उसे भी पीछे से 15 आदमी गोलियां मार रहे हैं। सबकी दोनों गोलियां खा रहे हैं और गिर नहीं रहे, और लोगों ने क्लैप की। अब आज अगर ये आप बात दिखाएं तो लोग गालियां देंगे कि ये कैसे पॉसिबल है भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। सर अक्सर आपको सुनने में आया था कि आपने अपने फिल्म के वाला जट के हीरो के हाथ में गंडासा पकड़ा दिया है और उसकी रोमांस तो दूर दूर तक खत्म कर दिया है। हीरो हीरोइन का तो एक अलग से चार्म होता है, तो ये आपने एक अलग से ट्रेंड निकाला था जो कि आज के दौर में अगर वो चीज आए तो वो नहीं देखी जाएगी। ये मेरी फिल्म में आज भी वही है मसलन। अब फिर भी लोग जो नए लोग हैं वो जरा करीब कर लेते हैं, इतना लेकिन एग्रेसिव हीरो को हाँ, दिखाया है लेकिन आपने। मेरा हीरो इतना अग्रेसिव होता है कि उसके पास प्यार का टाइम नहीं होता। क्यों इतना एग्रेसिव हीरो क्यों और होता है दूसरी आपका? ये बात भी है कि जी वैसे भी आपको बताऊं कि फिल्म के अंदर फिल्म मेरे हिसाब से हराम या जायज़ नाजायज़ चीज़ नहीं है। ये थोड़ी सी गड़बड़ इसमें उस वक्त होती है जब हम लड़की और लड़के को दिखाते हैं और उनका मेल मिलाप, जफियाँ डालना, ये करना, ये चीज़ जो है ये गलत है। और मेरी फिल्म में ये चीज़ नहीं होती। मतलब नहीं, मैं आप वो चीज ठीक है आप नहीं दिखाएं, एक दायरे में रहकर आप फिल्म भी बना सकते हैं, लेकिन एक हीरो का इतना एग्रेसिवनेस होना। ये लोगों को पसंद आया, तभी तो मैंने रखा कि लोग, उसकी एक वजह है ना कि सारे यही चाहते हैं ना पीछे लड़की आए, लड़की के पीछे हम ना जाए। बिल्कुल। तो मैंने लड़की को पीछे लगा दिया, लोग खुश हो जाते हैं, बस इतनी बात है। ये आप सही काम करते हैं। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री का जवाल क्या वजह है आजकल की, अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो? देखें, जब कोई इमारत गिरती है तो उसकी एक वजह नहीं होती, उसके सारे सतून कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर वो गिरती है। मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो यह है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, आपको पता है, इसको आज भी, अब खैर मैं समझता हूँ कि 70% लोग जो है ना इसको फन की चीज़ समझते हैं, अच्छा भी समझते हैं। आर्टिस्टों को भी 2 नंबर का आदमी नहीं समझते, हमें भी 2 नंबर का आदमी नहीं कहते। वरना जिस दौर में मौला जट बनी थी उस वक्त इंडस्ट्री 2 नंबर की लोग कहलवाए जाते थे कि ये इंडस्ट्री के 2 नंबर के लोग हैं। तो फिल्म देखने जाती थी लड़की और लड़का, तो माँ बाप कान पकड़वा देते कि तो फिल्म देख कर क्यों आए। तो जब किसी शोबे का ये आलम हो और उसे ना हुकूमत ओन करे ना अवाम ओन करें, तो उसकी साइकिल लाइन नहीं बनती, लोग उसकी तरफ आते नहीं हैं। तो वो उसके लिए वजह यही है कि फिर अब देखें इंडिया में, देखें जिसकी मिसाल दें, वहाँ 5वीं नस्ल काम कर रही, वो राज कपूर फैमिली हो, वो देवानंद की फैमिली हो, वो धर्मेंद्र की फैमिली हो, किसी भी ले लें, उनके बच्चे पोते दोते दोतियाँ नवासियाँ बेटियाँ सब फिल्म के अंदर हैं। क्योंकि वहाँ फिल्म के एक्टर को देवता समझते हैं, एक्ट्रेस को देवी कहते हैं, वो बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ आपको पता है क्या समझते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए लोग, पढ़े लिखे लोग हमारी इंडस्ट्री में नहीं आए और हम लोग वहीं लगे रहे, यही समझते रहे कि हमारी फिल्में लोग देखते रहे। लेकिन जिस वक्त सुल्तान रही मर गया, वो इमारत एक्चुअली गिर गई थी, हम फिर खंडर में फिल्में बनाते रहे। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये होगी कि सुल्तान रही मर गया, उसकी जगह शान आ गया, मुमराना आ गया, सऊद आया, बाबर अली आया। हमने उन लड़कों को सामने रख कर ना कहानियाँ लिखी ना फिल्में बनाई। उनमें टैलेंट कुछ और था, हमने उनको और तरफ लगा दिया। वो मुशान के ऊपर भी वही गंडासा पकड़ा के परना डाल दिया, सऊद के ऊपर भी डाल दिया, मुमराना के ऊपर भी डाल दिया। अब देखे ना, अगर एक पहलवान फिल्म में काम कर रहा है और बड़क लगा के बात करे, वो तो समझ में आती है। कैमरे के सामने मुझे खड़ा करके पहलवान के सामने, पहलवान की जगह, और मैं बड़क लगाऊं तो लोग तो हंस पड़ेंगे। तो वो हमने दूसरी गलती ये की। तीसरी गलती ये की कि हमने मैच नहीं किया अपने आप को ऑडियंस के साथ, क्योंकि हमारा व्यूअर एजुकेट हो गया। हम यही समझते हैं कि हमारा व्यूअर वही है जो मौला जाट में क्लैप करता था, लेकिन वो व्यूअर रहा नहीं। व्यूअर समझदारों को उसने सन में आने छोड़ दिए। जब सन में आने छोड़ दिए तो सन में गिरना शुरू हो गए, सन में गिर गई तो इंडस्ट्री गिर गई। लेकिन आज जो बहाल होगी, तो ये भी मैं बार बार मरियम नवाज से मैंने कहा है कि आप ये प्रोड्यूसरों को जो 3-3 करोड़ रुपया दे रही हैं, ये ना दे। चलो आपने दे दिया, रौनक लागी, कोई बात नहीं, लेकिन इनसे जो 3 अरब रुपया आपने रखा हुआ है, 3 अरब रुपये से कम 200 सिनेमा बन सकता है। आप सर्किट में सिनेमा बना दें, इंडस्ट्री खुद ब खुद चल पड़ेगी। वरना आप इनको 3 करोड़ रुपये 6 करोड़ दे दें, नहीं, इंडस्ट्री नहीं चलेगी। उसकी एक वजह है। देखें, हमारे दौर में क्या था कि सिनेमा का किराया होता था, उसकी एक एक्सटेंशन फिगर होती थी, वो हम किराया देते थे। हमारी फिल्म साल 2-2 साल चलती थी। मौला जट 2 साल चली, शेर खान 3 साल चली।
तो अब क्या है, 20 करोड़ रुपया लगाते हैं, जब सेने में जाते हैं तो आगे 50% का पार्टनर सिर्फ बैठा हुआ है बगैर कुछ किए। आप जो आएंगे आधे वो लेंगे, आधे आप लेंगे। अब आधा तो यहाँ मरता है प्रोड्यूसर। उसके बाद फिर उसके पास एक और वो मार्जिन है कि वो चूंकि उसने 50% लेना है, जब उसको देखता है कि शो कम हुआ है, उसके बाद आपको 3 शो देता, 3 शो के बजाय 1 शो दे देगा। आपकी डीसीपी आपको वापस कर देगी, तुझे कार ले जाओ। अब आप कहाँ चलाएंगे, कहीं भी नहीं चला सकते। और सर्किट में सिनेमा होगा, वो चलता है, वो किराया लेगा, सिनेमा चलता रहेगा। 200 सिनेमा। यही वजह थी कि हमारे प्रोड्यूसर की फिल्म डर फ्लॉप होती थी, अगले दिन ओपनर करता था नई फिल्म की, क्योंकि अगर उसको 10-20 लाख बीच में रह जाता था, उसको पता था 250 सिनेमा उसको वहाँ से आ जाते थे। बिल्कुल नहीं। तो वो अच्छा। यही निकलता। सर नासिर, मुझे ये बताइएगा कि अगर अपने पे कोई फिल्म लिखनी हो या अपने पे कोई किरदार लिखना हो तो वो कौन सा किरदार होगा और अदाकारा कौन सी सिलेक्ट करेंगे? मैं अपनी फिल्म जात पे लिखूं, हाँ। ये मेरी तो कहानी अपनी ज़िंदगी की ऐसी है नहीं जिसमें इतने मोड़ हो कि वो फिल्म बने। लेकिन अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि हीरो का रोल कौन अदा करेगा, नासिरुद्दीन कौन बनेगा और हीरोइन कौन बनेगी। नहीं, ना मेरे सामने कोई हीरोइन ऐसी आई कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में कभी किसी हीरोइन से प्यार हुआ है? मुझे सारी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लड़कियां बड़ी इज्जत करती हैं, क्योंकि मेरे जिस प्यार की बात का आप करें वो प्यार मुझे ना हुआ ना उनको हुआ। हमारे दरमियान एक एहतराम का रिश्ता है जो आज तक कायम अल्लाह की रहमत से। आपको असल जिंदगी में कभी मोहब्बत हुई है? जिससे मोहब्बत हुई शादी कर ली। कमाल है। सर नासिर, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो हमारी मुल्क के हालात चल रहे हैं, अगर उस पर आप कोई फिल्म बनाएंगे तो मरकजी किरदार किसको देंगे? देखें जी, मरकजी किरदार तो अगर मुल्क के हालात पर मैं फिल्म बनाऊं जो इस वक्त चल रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमारा मुल्क जो है वो ऐसी डगर पर चल रहा है कि आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। कि ये इराक अमेरिका ईरान जंग में जो रोल अदा किया है हमारे फील्ड मार्शल ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा रोल किया है। और देखिए, जब कोई अच्छा काम करता है ना तो उसके काम को सराहना चाहिए। ये नहीं कि हम हर चीज़ को मुखालफत में बुरा कहते रहें। लेकिन अगर इस पर फिल्म बनाऊं तो मैं तो धुरंधर का जवाब दूंगा। मैं पाकिस्तान के बजाय इसके कि पाकिस्तान के हालात करूँ, जो उन्होंने फिल्म बनाई है धुरंधर हमारे खिलाफ, मैं उसके खिलाफ फिल्म लिखूंगी। तो हीरो किसको रखेंगे? हीरो फवाद खान। मतलब उसके जिस मियार की फिल्म बनेगी उसी मियार का हीरो भी फिर बड़ा होना है, हीरोइन भी बड़ी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अब ये बात की बात है कि प्रोड्यूसर अगर बनाता है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ एक कहानी को और प्रोड्यूसर शुरू भी करेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो किसको लेता। मैं उसे ये सजेस्ट करूँगा कि पहले फवाद खान को लें। मैं 4 रखूँगा, फवाद खान, हुमायूं सीस और हमजा बासी और शान फाद मुस्तफ़ा। ये 5 एक्टर ऐसे हैं, इनको जो भी आप देंगे ये चला लेते हैं। लेकिन अब आगे इनकी लाइकिंग अपनी अपनी है, हर एक की अपनी वो लाइकिंग है। उस्मा बुखारी साहब ने बड़ी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि पिंकी पे भी कोई फिल्म बननी चाहिए। पिंकी को जानते हैं आप? हाँ जी, वो ट्रकेस जो है जिसके बारे में मशहूर है कि हाँ जी। आप क्या कहते हैं, अगर उन पे कुछ लिखने का मौका मिला तो कभी लिखेंगे? अगर किसी ने कहा ज़रूर लिखूंगा, क्योंकि मकसद तो ये है कि अगर लिखूंगा तो मैंने भी तो कंडम ही करना ना कि ये काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब है, क्योंकि इसने ठीक है उसको नाम भी मिला, सब कुछ भी मिला, लेकिन बात ये है कि वो नाम जो इंसान के लिए बायस मुसीबत हो, बायस परेशानी, उसने क्या फ़ायदा। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने का। होप सो कि हमारी देखने वाली ऑडियंस को भी ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और नेक्स्ट एपिसोड नए गेस्ट के साथ, नए सवालात के साथ अपनी मेज़बान आतिका शेख के दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।